देखिए चैप्टर 6 हिस्ट्री का है आप लोग का, इतिहास का। अभी रखिए अपने पास और मुंह बंद करिए। किंगडम, किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक, ठीक है। और अर्ली स्टेट जो आपका है दूसरे पब्लिकेशन की बुक है, सेमी चैप्टर, ठीक है, ध्यान दें। सो जैसा कि आपको पता है मौर्य एम्पायर ये सब तो बाद में आए। मौर्य एम्पायर से भी पहले भारत में क्या था, ठीक है, इंडिया में मौर्य एम्पायर से भी पहले कौन सा एम्पायर था, मतलब कौन कौन से राजा आए, कैसे। सबसे पहले सिंधु वैली सिविलाइज, सारे बच्चे बुक बंद कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, मेरी बात सुनिए। इस फैन से तो इरिटेट हो गया। ओके, तो भारत में सबसे पहले किसी भी जगह पे जो भी किसी लोगों के रहने का है, जिन चीजों का साक्ष्य मिलता है कि लोग रहने लगे। अब तुम्हारा मुंह टूटने वाला है, मैंने कहा ना बंद करने के लिए, बंद करने के लिए कहा ना। तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी या सिंधु वैली में जो हड़प्पा है वहां पर सबसे पहले लोग, शहर, घर सब मिला। उसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड देखते हैं जब आर्यन लोग आए भारत में। और उसके बाद जो लोग भारत में आए या भारत में थे तो आर्यन लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तो भारत में बड़े बड़े राज्य बना के पूरे भारत में नहीं, लेकिन जिस समय की मैं आपको अभी बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर में, पूरे भारत छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ, ठीक है। और हर अलग अलग राज्यों पे अलग अलग राजा का शासन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये नए राज्य थे। बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हो, सुना है महात्मा बुद्ध के बारे में? सुना है, हाँ या ना? भारत में हिंदू धर्म है ना, मुस्लिम धर्म है, उसी तरह सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म। तो सिख धर्म में गुरु नानक देव सबसे बड़े हैं, भगवान थे। आप लोग के इस्लाम में मोहम्मद साहब, हम लोग के हिंदू में बहुत सारे शंकर भगवान, विष्णु जी बहुत। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म आता है। बौद्ध धर्म में जो उनके भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म बनाया था, वो थे महात्मा बुद्ध। बिहार के, अब जो बिहार अभी स्टेट है ना, वहां पे एक फैन बंद करो भाई जरा, ऑफ द फैन। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है, तो वहीं के राजा के बेटे थे महात्मा बुद्ध। पहले उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राजकुमार। तो हुआ क्या, जैसे बहुत दिनों के बाद राजा को बेटा हुआ था, कोई बेटा नहीं था उनको, राजा को। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम सिद्धार्थ रखा, ठीक है। तो ज्योतिषी आए और बोले, दिखवाया गया कि भाई जरा राजकुमार जो है इनका देखा जाए भाग्य, हाथ देखिए कैसा रहेगा, भविष्य बड़े होके क्या करेंगे। तो देखते हैं भाई, चक्कर आ गया ज्योतिषी को, ऐसा तो मैंने हाथ ही नहीं देखा कभी, है ना। उसने कहा कि जो आपका पुत्र है, जो राजकुमार है, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरा हिंदुस्तान जितना इलाका सब पे एक छत्र राज करेगा, एक राज, इतना बड़ा राजा बनेगा। और नहीं तो बनेगा सन्यासी, सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाएगा। अब राजा को टेंशन हो गई। जो ज्योतिषी महाराज थे वो प्रकांड विद्वान थे, उसको कुछ काम दे दो और ना करे तो मेरे पास पाइप के पास फुकवाने के लिए ले आओ उसको, समझ रहे हैं। तो राजा ने क्या किया कि हम इसको कभी ऐसा चीज देखने ही नहीं देंगे ना जिससे इसका सन्यास की तरफ मन जाए, या सब कुछ छोड़ के
बाबा बन जाए, ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, नृत्य संगीत का प्रोग्राम करवाते रहते थे। 16 साल की उम्र में, कम उम्र में ही विवाह करवा दिया। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। विवाह हुआ, पुत्र भी हुआ। पुत्र हुआ तो उसका नाम राहुल रखा गया। राहुल शब्द का अर्थ यहाँ पे किसी को पता है क्या होता है? संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी नहीं है। राहुल शब्द का अर्थ होता है बंधन, बॉन्डिंग, जो आपको जकड़े। तो माता बुद्ध को कुछ नहीं पता था, लोग बताते भी नहीं थे दुख क्या होता है। ये कभी वो दुख तकलीफ देखी नहीं, हमेशा राजमहल में ही रहते। एक बार अपने मंत्री के साथ क्या हुआ, मंत्री को कहा कि चलो हम राज सैर पे चलते हैं। अब बोर हो गए बैठे बैठे महल में, तो निकले सैर पर। तो मंत्री सारथी था, होता है ना, रथ पे जाते थे पहले राजा महाराज। तो उनको 4 लोग मिले रास्ते में। सबसे पहले जो आदमी मिला, एक बीमार आदमी मिला। क्या मिला? बीमार मिला। वो दुख में था, तकलीफ में कराह रहा था, कष्ट हो रहा था उसको। तो बोले, इनको तो पता ही नहीं था बीमार क्या होता है, बीमारी क्या है, इनको कुछ नहीं पता था सिद्धार्थ को। तो उन्होंने मंत्री से पूछा ये क्या है? लेकिन युवराज ये तो बीमार आदमी। बीमार आदमी ये क्या होता है? बोले कि कुछ लोग जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं या उम्र बढ़ने के साथ बीमार हो सकते हैं, कोई कभी भी बीमार हो सकता है। तो बोले कि क्या हम भी बीमार पड़ सकते हैं? लेकिन हाँ, जो जन्म लिया है उसको बीमारी भी लग सकती है, क्यों ना, कोई बीमारी तो होती ही आदमी। चिंता में पड़ गया, अच्छा मैं भी ऐसे कष्ट में पड़ा रहूंगा आगे जाके, कभी ऐसा होगा। आगे जब रथ चली तो एक उनको बुढ़ा आदमी मिला। बिल्कुल नहीं होते जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, एकदम केवल हड्डियां दिखती हैं और एकदम चमड़ी सट जाती है हड्डी पे, इस तरह से एकदम झुर्रियां पड़ जाएंगी, ना चला जाएगा, घिसा घिसा के चलेंगे। तो एक खाट पे बुढ़ा लेटा हुआ था, बुजुर्ग आदमी। तो पूछे ये क्या है, ये कौन है? तो ये बुढ़ा आदमी, वृद्ध, ओल्ड एज का आदमी है। अच्छा ये क्या होता है? लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है उनका शरीर ऐसा ही हो जाता है। ये मात्र 30 साल के थे, क्योंकि अच्छा तो मैं जो जैसा हूं हमेशा नहीं रहूंगा। लेकिन नहीं महाराज, ऐसा कैसे होगा? जो जन्म लिया है वो बड़ा भी होता है, बुढ़ा भी होता है। आप भी एक बार बुढ़े हो जाओगे, और टेंशन होगी, अच्छा बुढ़ा हो सकता। आगे बढ़े तो एक अर्थी जा रही थी, सब यात्रा समझते हैं ना, अर्थी लेकर के, जैसे ये जनाजे पे जाते जा रहे थे। बोले ये कौन लोग हैं, ये भीड़ कहाँ जा रही है, वो जो खाट पे लेटा हुआ है वो कौन है? बोले ये मरा हुआ आदमी है। ये क्या होता है? बोले आदमी जो भी जन्म लिया है उसको मरना भी है, उसकी मृत्यु बिल्कुल होके ही रहेगी, ऐसा तो होगा ही नहीं मृत्यु ना। अच्छा मैं भी मर जाऊंगा? बिल्कुल, जो जन्म लेता है मरता है, तो आप भी मरोगे, कोई अमर नहीं है। अच्छा आगे रथ चला तो एक सन्यासी था, साधु। वो मस्त मौला भजन कीर्तन करता हुआ, बोले के भजन क्या कहते हैं, डोले चमका के गाता बजा रहा, ठीक है ना। बोले कि ये कौन है? बोले कि ये तो साधु है, ये तो सन्यासी है। तो ये इतना खुश क्यों है? बोले क्योंकि साधु क्या होता है? तो उन्होंने बोला साधु वो है जिसको जब दुख हो ना तो उसके चेहरे पे मुस्कान रहे, और जब बहुत खुशी मिले या बहुत ज्यादा उसको सुख मिले तब भी वो उतावला नहीं है, तब भी वैसा ही रहे जैसा दुख में रहता है, हमेशा एक ही जैसा रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया है महाराज, वो जानता है दुख और ये मृत्यु, ये जीवन मरण का सब चक्र उसको पता है। तो बोले कि भाई जीवन के ये जितने हिस्से मैंने देखे इसमें तो साधु ही सबसे अच्छा है। फिर तो सारे रोते गाते मरते हुए दिखे मेरे को, वही था जो राजी था, मतलब कि खुश था। मैं भी साधु। उसी समय दिमाग उनका घुमा, सीधे महल में आए। आते ही दासी बोले, अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, आते ही दासी बोली कि युवराज पुत्र हुआ। ले हम तो रानी को बोलने आए थे कि हम चले बाबा बनने, ये कह रहा पुत्र हुआ है। बंधन हो गया ना, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। लेकिन पुत्र हुआ है, राहुल हुआ है। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध भी प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने बोला पुत्र नहीं है ये राहुल है, मतलब बंधन है। उस पुत्र का चेहरा देखे बिना बिना रानी से मिले
बाहरी बाहर चले गए, और जब घर छोड़ दिया तो उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की बात होता है। सिद्धार्थ बचपन में नाम था। सिद्धार्थ मतलब कि जो ज्यादा ज्ञान वाला होता है, जिसको ज्यादा नॉलेज होता है, उसको सिद्धार्थ कहा जाता है। अब देखिए, तो चल दिए भाई। बाबा बनना ऐसा तो नहीं है ना कि गए पबजी 2 घंटे खेले बाबा बन गए, ऐसा तो नहीं होगा। ज्ञान चाहिए, तपस्या करना पड़ेगा, साधना ध्यान करना पड़ेगा। अब ध्यान साधना कैसे की जाए ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो बोले कि कहाँ जाए, तो 2-3 ऋषि महर्षि लोग के आश्रम में गए, उनसे वेद की शिक्षा ली, कैसे योग करते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं, इन सब चीजों की शिक्षा ली। करते करते फिर उनको लगा कि अब मैं खुद बैठ के ध्यान लगा सकता हूँ, ठीक है ना, साधना कर सकता हूँ, मेडिटेशन करके कर सकता हूँ। इनके साथ 5 ब्राह्मण कुमार भी, 5 ब्राह्मण लोग इनके जो फ्रेंड्स थे, गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते ना, देखा ना आपने राम जी का कृष्ण जी का नाटक देखा होगा, गुरुकुल में साथ साथ सब लोग पढ़ते। तो 5 ब्राह्मण भी इनके साथ चले कि चलो हम भी तुम्हारे साथ तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। तो ब्राह्मण लोग बोले हम लोगों को हफ्ते तक खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, एक टांग पे खड़ा हो जाना चाहिए, पंखी की तरह लटक जाना चाहिए, पता शरीर को कष्ट देना चाहिए, तब जल्दी ज्ञान मिलेगा। महात्मा बुद्ध बोले शरीर में भूख लगी हो, शरीर में प्यास लगी हो, हैं, हमारा जब एक टांग ऐसे रहेगा और एक टांग पे खड़े रहेंगे तो ध्यान तो पूरा यही रहेगा, साधना पे कहाँ ध्यान रहेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, शरीर को कष्ट देके साधना की जरूरत है। तो सारे ब्राह्मण जो 5 थे ना, उनके मित्र, वो इनसे लड़ाई करें, हट तेरे कुछ ना हो सकता, तू कति चावल है, चल दिए छोड़ के, क्षमा करे प्रभु। तो बोले कि कोई नहीं भाई, हम खुद से करेंगे। तो बिहार में गया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला, डिस्ट्रिक्ट समझते हैं ना, बौद्ध, वहां पे एक पीपल का पेड़ था, और फल्गु नदी, एक रिवर का नाम फल्गु है, जिसको कि निरंजना भी कहा जाता है। वही है फल्गु, अभी ये पहले निरंजना कहा जाता था उसको। मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए, और बहुत दिनों तक जब साधना की उन्होंने, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब उनको सब चीज जीवन का पता चल गया क्या है कैसे, और फिर धीरे धीरे उपदेश देने लगे सब लोगों को। और उन्होंने ही जो लोगों को उपदेश दिया, शिक्षाएं दी, टीचिंग दी, वही बौद्ध धर्म बन गया। तो आपको कोई बौद्ध धर्म ऐसे नहीं समझाता ना, आप समझ गए ना चित्र से बौद्ध धर्म। चलिए, तो अशोक जी ने कहा था ना, वो तो पहले ही पढ़ा चुके हैं अशोक का, फिर क्यों। गगन, नोटबुक निकालो इसको, दो उसके हाथ में, मेरे पास लेके आओ उसको। एक छोटी कुर्सी लेके आ, बैठ, आजा, बहुत मजे हो गए, आजा चल, कुर्सी पीछे से लाओ से, और यहाँ बैठ। चेयर है अब छोटी वाली, दोनों वहां क्या रखे हो, यहाँ लाओ, चलो चल रही, ये बैठा दो, बैठो बैठो, पेंसिल लेके काम करो, चलो पेंसिल कहाँ है, लेके आओ। देखिएगा, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब आर्यन लोग भी खत्म हो गए, तो भारत में किस तरह से सबसे पहले पहले राजा लोग हुए, और राज्य या देश छोटे छोटे राज्य। भारत उस समय, ये महात्मा बुद्ध के समय की बात है, महावीर जैन के समय की बात है, उनकी कहानी बता। आपने पीपल के पेड़ के बारे में पूछा था ना, मैं आपको, जब महात्मा बुद्ध मर गए, ठीक है, और भी लोग राजा, बहुत दिन से बाद की बात है,
तो शशांक नाम का बंगाल का एक राजा था, शशांक। वो ब्राह्मण धर्म अपनाता था, हिंदू धर्म उसका था, और बौद्ध धर्म से उसको है ना खुंदस थे। खुंदस तो समझते हैं ना, दुश्मनी। उसी ने आकर के इस पेड़ को कटवा दिया। ठीक है, मैं बोलूं आप बोलेंगे। शशांक ने इस पेड़ को कटवा दिया, पीपल के पेड़ को। तो अशोक ने 2 बार अपने जीवन में, जब अशोक का राज्य आया तो 2 बार जहां पीपल का पेड़ था वहीं पे 2 बार पीपल का पेड़ लगवाया। ठीक है। फिर अंग्रेजों के समय की बात है, उस समय भी पीपल का पेड़ खत्म हो गया था। तो अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अधिकारी ऑफिसर था जिसको कनिंघम कहा जाता था। ठीक है, कनिंघम, जो हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ना, हिस्ट्री का इतिहास, उसको, वो उस पोस्ट पे कनिंघम था, पहला इंडिया का। उसने वहां पर वो पेड़ लगवाया था, और अभी हम जो पेड़ देखते हैं वहां पीपल का, वो कनिंघम के द्वारा लगवाए पेड़। उसको, उस पेड़ का इतना प्रोटेक्शन है कि इस पेड़ को कोई छू नहीं सकता। ठीक है, बर्ड्स कोई भी वहां तक नहीं जा सकती, ऊपर से हटा दिया जाता, मैंने ऐसा प्रोटेक्शन कर रखा है। मैं बोलूं, हाँ, उसके जो पत्ते सूख के गिरते हैं केवल वही आप छू सकते हो, या और उसको भी घर लेके नहीं जा सकते। बहुत पवित्र है। अब देखिएगा, तो महावीर, सॉरी, महात्मा बुद्ध के समय पूरा भारत 16 राज्यों में बटा हुआ था। 16, उसको 16 महाजनपद कहा जाता था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 16 महाजनपद, जिसमें अंग, मगध, वत्सी, कंबोज, गांधार, इस तरह के बहुत सारे नेम हैं। और सब पे एक एक छोटे 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 राजा हुआ करते थे। उस समय इन 16 में से जो सबसे पावरफुल और ताकतवर राजा था वो मगध था, जो कि अभी बिहार में पाटलिपुत्र गया, और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, ये सबको मिला करके मगध कहा जाता था। उस समय हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर वो राज्य था। वहां पे सबसे पहले जो राजा बना वो था बिंबिसार। ठीक है, सबसे पहले जो राजा बना वो था बिंबिसार। उसके बाद और भी राजा होते गए। उस समय मगध की राजधानी राजगीर थी। बिहार में ही नालंदा जिले में राजगीर नाम एक की जगह है। बाद में जाकर के जो राजधानी थी मगध की, उसको पाटलिपुत्र ले जाया गया। और उसी मगध का राजा कौन कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सारे राजा बाद में जाए। ठीक है, अब रुकिए, एक एक करके आपको बताया। एक बार देख लिया आप लोग के चैप्टर में क्या है, उसी हिसाब से करा देंगे। जनपदास पागल है क्या? गधा खा के आई है। मैंने कहा जब मुंह बंद करने के लिए तो इसको कहते हैं ऐसे करना है। देखो, मगध, अंग, वज्जी, कौशल, पांचाल, अवंती, ठीक है, गांधार, कुरु, इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे महाजनपदों में इस तरह से 16 छोटे छोटे राज्य, सबके अपने अलग अलग राजा। ठीक है, एक सेकंड, अपनी बुक लाना। मैं देखते जाता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करके आपको बता दूं। चैप्टर निकाल के देखिए, तो ये जो महाजनपदास थे, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ये 16 थे।
नाम सुनते जाइएगा। कंबोज, गांधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, मगध, अंग, वत्स, चेदी, कौशल, काशी, मल्ल, ये सारे के सारे। ठीक है। इसमें अब देखो क्या था उस समय, राज्य कैसा होता था, राजा कैसे होते थे। तो ये जो 16 महाजनपद थे, यहाँ पे कुछ पर तो राजतंत्र था, मोनार्च था, राजा का शासन था। ठीक है। अब राजा होते थे तो राजा को आदमी तो चुनते नहीं थे, हम और आप थोड़ी चुनेंगे। राजा मरने के बाद राजा का जो बेटा होता था वो राजा बनता था, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा, इसी तरह तो राजा बनते थे ना। और कुछ, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जहां की रिपब्लिक था, मतलब डेमोक्रेसी, वहां पे लोग राजा को चुनते थे। ठीक है। वहां पे राजा का बेटा ही राजा बने कोई जरूरी नहीं। वो देखिए किस तरह, देखिएगा, शाक्य और लिच्छवी, इसमें जितने भी मैंने महाजनपदा का नाम बताया, इसमें शाक्य और लिच्छवी, ये जो दो गणराज्य थे, ठीक है, वज्जी भी, वज्जी, लिच्छवी, शाक्य, ये सारे के सारे रिपब्लिक थे। मतलब यहाँ पे राजा का राजतंत्र नहीं था, मोनार्क सिस्टम नहीं था। यहाँ पे जनता राजा को चुनती थी, या जनता के लोगों की भी ज्यादा डेमोक्रेसी टाइप की चीज थी। ठीक है। अब देखो, जो राजधानी होती थी या जो बड़े बड़े शहर होते थे, कैपिटल्स होते थे, वो फोर्टिफाइड थे, मतलब चारों तरफ से किले बंद होते थे। उनके चारों तरफ से दीवार बना दी जाती थी, जो कि उसके वॉल्स लकड़ियों के, वुड्स के, ब्रिक के, स्टोन के, इनसे बनाए जाते मदद से, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके दुश्मन से, राज्य की रक्षा हो सके। बस समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे देखते हैं। यहाँ बैठ के गप करोगे ना तो उठा के कुछ फेंक के मार देंगे। ईश्वर, ईश्वर, अब देखो, जैसा कि आपको पता है, जो टैक्स दिया जाता था, अनाज में दिया जाता था, किसान ही तो टैक्स देते थे, और किसान अनाज चुकाते थे, अनाज उगाते थे और वही देते थे। लेकिन पंचमार्क्ड क्वाइंस, पंचमार्क्ड क्वाइंस का मतलब क्या होता था? कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का नहीं, गोल्ड का बहुत कम, ब्रॉन्ज का, इन सबों के क्वाइन से सिक्के बनाए जाते थे। और पंचमार्क मतलब क्या होता था कि उसको, जैसे गरम गरम कोई भी मेटल होता है ना, उस पे किसी चीज की मोहर, स्टैंप लगा देंगे तो छप जाएगा ना, उस पे गुद जाएगा, उसी को पंच मार्क कहते हैं। मैंने पीट के जिसको बनाया जाता। भोर, तो मेरे से पूछ रही थी तुम टेस्ट किस चीज का, गोबर का दे रही है? देखिएगा, अब आप खुद सोचो, राजा को टैक्स की जरूरत क्यों थी? राजा टैक्स क्यों ले रहा था? मान लीजिए कि जो भी बड़े बड़े किले बनवाने थे, फोर्ट बनवाने थे, वो कैसे बनवाएगा? राजा अपने पास से तो कुछ पैसे पैदा नहीं कर सकता ना। सरकार अपने, यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो काम कैसे करती है? हम और आप जो टैक्स देते हैं वही उनकी कमाई है। तो उस जमाने में भी राजा की कमाई का साधन टैक्स ही होता है। ठीक है ना? तो इसके बाद राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ी आर्मी भी रखनी पड़ती थी, बड़ी सेना भी रखनी पड़ती थी। तो सेना के लोगों को, सैनिकों को वेतन देना, मतलब सैलरी देना, उनके खाने का इंतजाम करना, हथियारों का इंतजाम करना, घोड़ों का इंतजाम करना, ये सब करना पड़ता था ना। तो उसके लिए भी टैक्स लेता, तो राजा इसीलिए टैक्स लेता। अब देखिएगा, मोस्टली जो टैक्स होते थे 1/6 होते थे। जितना भी अनाज हुआ है उसका 6th, छठा हिस्सा आपको देना होता था।
समझ रहे हैं? उस जमाने में मतलब जब महाजनपद काल था तो जो लगान दिया जाता था, ये रेवेन्यू टैक्स दिया जाता था, उसको हम लोग भाग, PHAGA, भागा इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, भाग हिंदी में भाग है। टैक्स का नाम क्या होता था? भाग, याद रखिएगा। और ऐसे देयर वर टैक्सेस ऑन अ क्राफ्ट पर्सन एज वेल, जो कपड़े बुनते थे ना, कपड़े बनाने वाले होते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, या क्राफ्ट पर्सन। This could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have, देखिए अब, लेकिन उन पर उनका टैक्स कुछ अलग तरह से। अब जो कपड़े बुनता है, या जो आयरन स्मिथ है, लोहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है जो घर बनाता है, मैसन, इन सबों से राजा क्या करता था कि एक महीने के कुछ दिन तक उसको राजा के पास फ्री में जाके काम करना पड़ता था, यही उसका टैक्स होता था। बात समझ में आ रही है आप लोग को? किसको समझ में आया समझ में? जो भी कोई कारीगर टाइप का होता, जिसमें कोई पास कोई आर्ट होती थी, कला होती थी, तो राजा के पास कुछ दिनों तक फ्री में काम कर देता था, वो इसका टैक्स है। मान लीजिए मेरे पास कोई बिजली मिस्त्री आए, कहे कि चाहे क्या कहते हैं, दूध वाला है, और कहे कि सर ऐसा है, आप इनको पढ़ा दीजिए मेरे बच्चों को, मैं आपको पर डे मिल्क दे दूंगा, उसके पास मिल्क है फ्री में, तो मुझे देगा, मैं भी उसके इक्विवेलेंट जितने पैसे का होगा उसके लिए पढ़ा भी सकता हूँ। समझ रहे ना? तो उसी हिसाब से, क्योंकि अगर हमसे कोई पढ़वाएगा तो कुछ फीस देगा अपने, जो हमारी फीस होगी, और जो फीस नहीं देगा तो उसके बदले में उसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वही बात। Herders were also expected to pay taxes for the animals and animal producers. अब मान लीजिए कि जो चारवाहे होते थे, जानवरों को चराते थे, लेके घूमते रहते, गावड़ियां कैसे लेके घूमते रहते हैं? चराहे नहीं, चारवाहे जी, हर्डर्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने जानवर पर मंथ जानवरों का कोई 2 जानवर या 4 जानवर राजा के महल में या राज्य दरबार को भेज देते थे। अगर राजा के रसोई में मांस बन रहा है तो उसे मांस डाल लेंगे, और नहीं तो जो दूध या मिल्क प्रोडक्ट जो भी होता था वो भी राजा को टैक्स के रूप में बेचते रहते थे। तो जो आदमी जिस तरह का होता था वो उसी के रूप में टैक्स देता था। बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए जो किसान है उसके पास तो अनाज हो रहा है, गेहूं हो रहा, तो गेहूं ही दे देगा टैक्स में। बात समझ रहे हैं ना? उनसे नहीं लिया जाता। एंड हंटर्स आर गैदर्स आल्सो पेड टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड राज्य। अब देखो, मान लीजिए जो आदिवासी जंगलों में शिकार करते हैं, तो उन्होंने शिकार करके कोई चीज शिकार किया, जानवर का है कुछ, जंगल से कोई चीज इकट्ठा की, तो वो उसी रूप में राजा को अपना कुछ ना कुछ टैक्स दे देते थे। टैक्स सबको देना होता था, तुम नहीं दोगे, काम करो। What do you think would have been provided by hunters and gatherers? देखिए, चेंजिंग इन एग्रीकल्चर। अब एक चीज और देखने वाली बात, हम लोग महाजनपद काल की बात कर रहे हैं। इस समय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पूरे भारत में मोस्टली बौद्ध धर्म नहीं तो जैन धर्म अपनाया जाता था, हिंदू धर्म भी था लेकिन ये ज्यादा प्रचलित था। दूसरा हमने देखा कि राजा लोग कैसे होते थे, कुछ लोग मोनार्च होते थे, मतलब राजतंत्र होता था, और कुछ लोग रिपब्लिक होते थे, मतलब प्रजातंत्र भी होता था। उसके बाद हमने देखा कि राजा टैक्सेस लेते थे जनता से, जो जैसा काम करता था वो उसी रूप में राजा को टैक्स देता था, है ना? हमने यहाँ पर बेटा ये भी देखा कि, और क्या देखोगे अभी, और अब दिखाएंगे चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में क्या चेंज। कोई 3 सिटी के नेम लिख दो, कोई 3 नदियों का नाम लिख दो, आता है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ो। वो निहांशु भैया बताइए, निहांशु भैया बताइए, उससे पूछिए। चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में क्या चेंज हुआ?
इस समय तक आते आते खेती बाड़ी में क्या चेंज हुआ, तो देखिएगा सबसे बड़ा बात यह है कि जो महाजनपद काल था, इससे पहले लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं। अभी जैसे आप आयरन का चीज यूज करते हैं ना, उस समय तक आयरन के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल में मगध में लोहा मिला, सब लोगों को लोहे की जानकारी मिली, तो आयरन के चलते क्या फायदा हुआ कि आयरन के मजबूत और अच्छे हल बनाए जाने लगे, फावड़े बनाए जाने लगे, ठीक है ना, मतलब एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाने लगे, जिससे मुंह बंद पहले कहां से बनाए जाते इसने, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि अब लोगों का खेती बाड़ी करना आसान हो गया, ज्यादा से ज्यादा खेतों को जोता जाने लगा, जो पथरीली जमीन थी उसको भी जोत के खेत बढ़ाए जाने लगे, और अब पहले से किसानों को ज्यादा खेत मिले और पैदावार या जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो भी बढ़ने लगा। समझ रहे बात को आप लोग, आया समझ में। एग्रीकल्चर में क्या सुधार हुआ देख लीजिएगा। एक तो लोहे के इन्वेंशन के चलते, आयरन का इन्वेंशन या लोहे की खोज के चलते उससे नए नए कृषि औजार बनाए गए, टूल्स बनाए गए, एग्रीकल्चरल टूल्स। दूसरा, राजा भी प्रजा के हित के लिए नहरें बनवा देता था, कुएं खुदवा देता था, जिससे कि अच्छी तरह से खेतों को पानी मिल सके, सिंचाई या इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। आगे देखिए, अब हम लोग मगध की बात करेंगे। मगध को डीपली देखते हैं, मगध में क्या था कैसे था। मगध जो था गंगा और सोन दो नदियों के बीच में था। अभी भी बिहार में जाओगे तो गंगा और सोन नदी के बीच में पूरा का पूरा इलाका। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना भोजपुर, वो भी बिल्कुल सोन नदी के किनारे। आस्था बेटे, हाँ मैं भी जाऊं, जाओ। सो गंगा और सोन जो नदियां थी उनके बीच में पूरा का पूरा मगध राज्य बसा हुआ था। नदियों के होने के चलते क्या था, यहाँ पर बहुत ही सिंचाई अच्छी हो सकती थी, खेतों को पानी मिल सकता था, लोगों के रहने के लिए भी अच्छा था, एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी सुविधा थी। समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान था नदियों के रास्ते। गंगा और सोन नदियों के किनारे जो मैदान थे वो घने जंगल, वहां से लकड़ियां मिलना आसान था, लकड़ियों से बोट बना सकते थे, और साथ ही साथ राजा के महल भी बनाए जा सकते थे, घर भी बनाए जा सकते थे। अब देखो, मगध में जो सबसे पहला राजा हुआ जिसने मगध की स्थापना की, राज्य बसाया था, उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार वो हर्यक डायनेस्टी का। डोंट टॉक, समझ रहे हैं। और उसका जो बेटा था बिंबिसार का, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, मर्डर किया, और उसके बाद जाकर के वो राजा बन गया। वो बहुत शक्तिशाली राजा था, उसने अपने समय में आसपास के बहुत सारे इलाकों पे अधिकार कर लिया और मगध का इलाका बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों ने राजगीर, जो कि बिहार में ही है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, उसको अपनी राजधानी बनाया, वहां पे किले बनवाए, वहां पे महल बनवाए, सब कुछ किया, और वहीं से पूरे राज्य का शासन चलाया। बाद में बहुत सालों के बाद मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर। समझ आ रही बात आप लोगों को। बाद इसी का अजातशत्रु का जो बेटा था ना उदयन, उसी ने पटना शहर बसाया था, पाटलिपुत्र, ठीक है। और अब बाद में जब उदयन राजा बना, उसके बाद और भी लोग बने, तो पटना ही मगध की कैपिटल हो गई, जिसको कि पाटलिपुत्र कहा जाता था। आगे देखिए,
अगले चैप्टर में चंद्रगुप्त मौर्य वाला तो समझा ही दिया था बेटा आप लोग को अच्छी तरह से। देखिएगा इसमें बहुत सारे राजा बार बार आते गए, लेकिन सिकंदर या अलेक्जेंडर ने जब भारत पे अटैक किया था उस समय यहाँ पर घनानंद का शासन था। नंद वंश, नंद डायनेस्टी जो थी, नंदा डायनेस्टी, उसके लास्ट किंग घनानंद का शासन था। ना कर लो मैं जब बुलाऊंगा तब। देखिए जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया इंडिया में, उसमें मगध पे घनानंद का शासन था, ठीक है, लेकिन वो मगध तक आ नहीं पाया, पहले ही उसको उधर से ही लौटना पड़ा अलेक्जेंडर को, उसकी पहले मृत्यु हो गई। और उसके बाद घनानंद के बाद यहाँ पे मौर्य वंश का शासन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य पटना पे आ गए, पाटलिपुत्र में, और उन्होंने पूरे मगध पर कब्जा किया। बताइए अब वज्जी की बात करते हैं। हमने देख लिया ना, मगध समझ में आया आपको। अब वज्जी की बात करते हैं। देखेंगे वैशाली जो राज्य था उसकी कैपिटल, वज्जी जो था इसकी कैपिटल वैशाली थी, ठीक है। यहाँ पे जो शासन था वो गण और संघ, दो संगठन थे या ऑर्गेनाइजेशन थे, वो शासन का काम करते थे, देख रेख करते थे। ये देखिए क्या था, गण इज यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर। गण में जिसमें कि बहुत सारे मेंबर होते थे, बहुत सारे लोग उसमें थे, उसके लिए यूज किया जाता था। और संघ मेंस मींस ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। अभी और क्लियर करेंगे, चिंता मत करिए। बेटे मैं पाइप लेके उठूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी करिए, बोलिए मत। देखिएगा, इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। जो भी गण या संघ होता था, अभी मत आओ, बैठो, जब बुलाएंगे तब। कोई भी गण या संघ होता था, उसमें एक नहीं एक से ज्यादा राजा होते थे। मतलब जैसे वज्जी संघ हो गया ना, वज्जी, तो इसमें 4-5 राजा लोग, ठीक है। पानी जरूर डालिएगा पूरा डब्बा भर के। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन्स रूल टुगेदर, कभी कभी तो ऐसा था हजारों लोग एक साथ रूल करते थे, राज्य करते थे। और इनमें से सब लोगों को राजा कहा जाता था। जो लोग भी इस रूल करते थे या राजा का काम करते थे उनको राजा ही कहा जाएगा। These rajas performed ritual together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how. अब मंत्री आपने देखे हैं ना, राजा का दरबार लगता था, सब लोग आते थे और सब लोग मिलके जो डिसाइड करते थे वो काम होता था। पार्लियामेंट, संसद में भी ऐसा होता है। तो ये भी इसी तरह का कुछ था। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, मान लीजिए कि राज्य है, उसमें बहुत सारे राजा हैं और किसी बाहर भी दुश्मन ने अटैक कर दिया, ठीक है, और मीटिंग बुलाई गई, तो क्या होगा? However, women, dasas and karmakars could not participate in this assembly. एक सेकंड रुकिएगा, लेकिन यहाँ याद रखेंगे, ये जो मीटिंग होती थी इसमें सीरियस बातें होती थी, योजनाएं बनाई जाती थी, प्लानिंग की जाती थी कि कैसे हम दुश्मन से अपने देश की रक्षा करेंगे, कोई हमला करेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या काम करना चाहिए, राज्य के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया जाएगा, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, डिसाइड होता था। लेकिन ये जो मीटिंग होती थी गण की, ठीक है, इसमें औरतें, जो दास स्लेव्स होते थे, और कर्मकार मतलब जो काम धाम करने वाले होते, इनको जगह नहीं मिलती, ये मीटिंग में नहीं आ सकते थे। बाद बाकी सब लोग मीटिंग में आ सकते। बुद्धा और महावीर, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, ये दोनों लोग भी वज्जी संघ से ही रिलेटेड थे। वज्जी संघ के ही किसी न किसी के राजा के ये लोग बेटे थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था ना, वो भी वज्जी संघ के ही थे। वज्जी संघ
मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टेट, छोटे छोटे राज्य, बहुत सारे राज्य के, जैसे इंडिया कैसे है 28 राज्य से मिला हुआ, तो वज्जी छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। एक सेकंड देखते हैं, वज्जी, मगर, टैक्सेशन, करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बता ही दिया था मैंने। क्वाइंस के बारे में बताया था ना, कि जो क्वाइंस होते थे पंच मार्क सिक्के चलते थे, क्वाइंस चलते थे। इसका मतलब ये था बेटा कि जो पहले लोहा या कोई भी कॉपर या सिल्वर को गर्म रहता था, हीट, उस पर जैसे कोई चीज हार्ड चीज मारोगे तो दबेगा ना, वो चीज दब जाएगी, उस पर छाप आ जाएगी, उस तरह से। सोशल एविल ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन एक बताते हैं। इस समय हमारा समाज वर्णों में बटा हुआ था, जातियों में। हमारा जो भारतीय समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करते और पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का। क्षत्रिय राजा बनने का अधिकार होता था, देश की रक्षा करने का, राजा का काम करने का। वैश्य मतलब जितने व्यापारी या किसान होते थे वो वैश्य कैटेगरी में आते थे। और शूद्र मतलब जो लोग भी साफ सफाई का काम करते थे उनको शूद्र कहा जाता। और इस तरह से जाति पाति का, जात पात का सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था हमारे इंडिया में, और बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, दैट्स इट। इस चैप्टर के भी नोट्स में भेज रहा हूँ।